सरकार के जो मंत्री हैं वो इस विधानसभा को लेकर कितने गंभीर हैं, ये जब इनके क्वेश्चन लगते हैं तब पता चलता है कि किसी भी मंत्रियों की ये स्थिति नहीं है कि वो किसी भी क्वेश्चन का तरीके से जवाब दे। अपने तरीके से तो जवाब देते ही हैं, लेकिन उससे न तो माननीय सदस्य संतुष्ट होता है और नए माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है उसकी मंशा साफ निकल के आती है। जब विधानसभा चलती है तो प्रदेश का हर एक विधायक ये चाहता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो स्कीमें चल रही हैं उनमें तेजी आए, जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हों, जिन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है उन पे ध्यान दिया जाए और नई डिमांड्स जो हैं वो वहाँ पे वो रखते हैं। यहाँ बात होती है पॉलिसीज पे, तो ये सरकार के मंत्रियों को ये भी नहीं पता कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर की कोई पॉलिसी बनी हुई है। ये अति है कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या पॉलिसीज हैं उनका, राजस्थान के अंदर क्या पॉलिसीज है उनका मंत्रियों को ही ज्ञान नहीं है, खुद के डिपार्टमेंट का ज्ञान नहीं है। और ये हालत तो जब है जब लगभग 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी डांट लगा देते हैं, दिल्ली से भी फरमान आ जाता है। और अब तो हालत ये है कि जब पर्ची लगती है या 295 आता है या स्थगन आता है, मंत्री जवाब देना तो दूर, उसको सुनना भी नहीं चाहते। 0 ओवर के अंदर इस सरकार के सारे मंत्री लगभग, कुछ को तो बैठना ही जरूरी होता है, वो ही बसते हैं 4-5-7 लोग, बाकी पूरा जो है मंत्रिमंडल पता नहीं किस काम में लगा हुआ है वहां चला जाता है। और सदन के अंदर माननीय विधायक बोलते हैं, पर्ची निकलती है, क्वेश्चन उठते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, ये मैं बताना चाहूंगा। सरकार को जो है इस विधानसभा जब चलती है, सत्र जब चलता है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता के अलग अलग प्रकार के सवाल यहाँ पे उठते हैं, अलग अलग डिमांड्स यहाँ पे उठती हैं, उसका जवाब सरकार की तरफ से जाए तो एक मैसेज अच्छा जाता है। लेकिन यहाँ तो ये तय कर रखा है कि थोथा चना बाजे घना, पूरे दिन मंत्री डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन चिल्लाते रहते हैं, धरातल पे कुछ लेना देना है नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है रिप्लाई भी है अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे, तो वो बताएं कि 2 साल बनाम 5 साल में क्या काम किया है, कितना बजट हमारे समय में हमने सैंक्शन किया था, कितना बजट इन लोगों ने किया है और इनके बजट की क्या हालत है पुरानों की, वो तो मैं कल चर्चा करूंगा ही। भाई अब की बार ऐसी कोई बात नहीं हुई भाई, मैं वही था, मेरे सामने तो कोई बात आई नहीं। अंदर आप राज्यपाल के अभिभाषण में एक शब्द सुन रहे होंगे, वीपी जी राम जी। आपके एमएलए किशनगढ़ के विकास जी ने ये कहा है, कोई भी बीजेपी का एमएलए इसका फुल फॉर्म बता देगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमने कुछ विधायकों से बातचीत की, बीजेपी के एक भी नहीं बता पाया। क्या संकेत है, क्या? देखिए, ये हकीकत है, ये इनके सांसद नहीं बता पा रहे जो वहां इसको पास कराने के लिए हाथ उठा रहे हैं। इनके विधायकों के एमएलए की फॉर्म नहीं पता। ये भाई साहब, जब ऐसे ही जब सारा मामला चलेगा, क्योंकि पूरा एक चैनलाइज रूप से ऊपर से पर्ची आती है और वही बोलना होता है, वही करना होता है। मैं देख रहा था अंदर वीबी ग्राम जी के जो चर्चाएं अंदर इनके एमएलए कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि राजस्थान का जो 10% हिस्सा है अभी, वो बढ़ के 40% हो जाएगा तो राजस्थान पे कितना फर्क पड़ेगा और क्या वो पैसा है क्या हमारे पास। मैंने पहले भी कहा है, जब पेंशन देने का पैसा हमारे पास नहीं है, ये जो फाइनेंस जब जारी करते हैं ना हर महीने, तो कभी पानी का रोक के बिजली को देते हैं, बिजली का रोक के सड़क वालों को देते हैं, सड़क वालों को रोक के पेंशन को देते हैं, पेंशन वालों को रोक के तनख्वाह में देते हैं। ये हालत है प्रदेश की। तो ये जो 30% राशि बढ़ेगी, वो कितनी, 10 तो पहले ही देते थे, 10 पहले देते थे, अब 40 हो गया तो 30 बढ़ेगी। तो जो 30% राशि बढ़ेगी, ये क्या दे पाएंगे?
प्रदेश की स्थिति है, इसमें सक्षम है। सर आप एमएलए तो नहीं बता पाए फुल फॉर्म, लेकिन क्या आप एक बार आप क्या मनरेगा बोलेंगे या बीजी राम जी बोलेंगे? देखिए, अब तो क्योंकि हाल फिलहाल 6 महीने बढ़ा दिए हैं, अभी तो मनरेगा है, और एक्चुअल जो इसका नाम बनता है वो वीबी ग्राम जी बनता है। वही मैं बता रहा हूं, वो तो सिर्फ इन्होंने इसको पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए राम जी किया है, जबकि RAM तो कहीं कोई आजीविका मिशन बीच में जोड़ जाड़ के कोशिश की है, लेकिन उससे पहले जी भी आ रहा है, गारंटी भी आ रही है, तो राम नहीं बनता, ग्राम बनता है, जी को साथ लेते हैं। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा। सर सुनो, ये जो नई फॉर्च्यूनर आई है कैसी लग रही है आपको, क्या कहोगे? भाई ये दहल साहब, अब आप समझ सकते हैं इस सरकार की जो स्थिति है, ये तो यही बता पाएंगे, सारे मंत्री घूम रहे हैं। सर कहीं टेंडर प्रणाली में तो कहीं व्यवस्थाएं नहीं है जो फॉर्च्यूनर को टेंडर जो किया गया होगा उसके लिए? भाई मेरी जानकारी में नहीं है, आपके पास कुछ है तो दो, इसके टेंडर की लगा देते हैं क्वेश्चन। टेंडरों में ऐसा होता है इसलिए कह रहा हूँ, राजस्थान के सभी टेंडरों में। देखिए, अपन सभी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से टेंडर ऐसे हैं जो गुजराती फर्मों को दिए जा रहे हैं और उसमें नियम कानून और कायदे नहीं देखे जा रहे हैं। तो ये जरूर एक विषय है कि भाई इसका टेंडर भी किसी गुजराती फर्म को तो नहीं था। कल नेता प्रतिपक्ष के नाते कल आपका भी भाषण होना है, हजारों छोटी बच्चियां आपकी तरफ भी हसरत भरी नजरों से देखती हैं कि स्कूल में पानी नहीं, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं। निश्चित तौर पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक तरफ मोदी जी जो है आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, अमृत काल की संज्ञा दी जा रही है। यहाँ जो है भजनलाल जी जो है डबल इंजन कहते कहते नहीं थक रहे हैं कि हमारे पास धन की कोई कमी है, पैसे की कोई कमी है, ऐसे कोई जिक्र करते ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है, मुझे भी बड़ा दुख होता है इस बात को देख के कि हमने सारे सोर्सेज लगा लिए। पिछली बार गहलोत जी की सरकार थी, कोविड जैसी महामारी होते हुए भी हमने एजुकेशन के लिए काम किया, ऐतिहासिक काम किया। मैं याद करना चाहूँगा सरदार मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान शुरू किए और उसके आधार पे एजुकेशन की स्थिति बदली, बिल्डिंगें आई, टॉयलेट्स आए, भर्तियां हुई। लेकिन पिछले 12 साल से ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने लगातार एजुकेशन का जो बजट है उसके अंदर कटौती की और उसका खामियाजा हमें आज देखना पड़ रहा है कि आज बच्चियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, ये सही कहा आपने, और पानी नहीं पीने से, वॉशरूम नहीं जाने से कई प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं, हो जाती हैं, और एक मानसिक जो है उसमें भी आघात पहुंचता है। तो ये इस सरकार के अंदर बोलने को कोई कमी नहीं है। अभी मेरे बाद जो मंत्री आएंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, डबल इंजन की सरकार बताएंगे और सरकार के कसीदे पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि 3768 जो जर्जर भवन चिन्हित किए हैं, इन्हीं की सरकार ने चिन्हित किए हैं, उनके लिए कितना बजट मंजूर किया है? अगर एक भी मंत्री विद मुख्यमंत्री अगर बता दे कि जो जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं 3768 राजस्थान के अंदर, उसके लिए कितना बजट इन लोगों ने मंजूर किया है। अरे सर, राजस्थान में दवाइयों की किल्लत है, हर हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, कहीं भी देख लीजिए, क्या है ये सिस्टम? देखिए, पूरा ही जो है एक तरफ हेल्थ मॉडल था राजस्थान का, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना शुरू की, उसके बाद निशुल्क दवा जांच योजना शुरू की, उसके बाद चिरंजीवी योजना लेके आए और उसके बाद फिर RGHS लेके आए। एक पूरा हेल्थ मॉडल जो है राजस्थान का चेंज किया। पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा हुई, लेकिन आप देखिए पिछले 2.25 सालों से जो IPD टावर चल रहा था बनने का काम, उसको रोक दिया गया। जो मेडिकल कॉलेज बनने का काम चल रहा था उसको स्लो किया गया, और विशेष रूप से जो हमारी स्कीम थी चिरंजीवी योजना और RGHS, उनके भुगतान नहीं किए गए। भुगतान नहीं करने की वजह से कंपनियों के द्वारा दवाइयों की सप्लाई बंद कर दी गई। हाथ जोड़ लिए गए कि हमारे पास तो ये दवाई उपलब्ध नहीं है।
और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे 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 जो हेल्थ मॉडल राजस्थान का पूरे देश में था, आज वो उसकी स्थिति ये हो गई है कि न दवा है, न जांच हो पा रही है, न हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर हैं, और हॉस्पिटल जाए तो हॉस्पिटल में आग लग जाती है, कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कभी गलत ब्लड चढ़ा देते हैं। आदमी बचे तो कहाँ तक बचे, हर कदम पे उसके यानी जीना चाहने के लिए तो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन एक अलग लड़ाई हॉस्पिटल की जो स्थिति है उनसे उसको और लड़नी पड़ती है, उसके बाद कहीं वो जीवित वापस आ पाता है। ये राजस्थान के हेल्थ मॉडल की बात मैं कर रहा हूँ जो आज की स्थिति है। कहीं ना कहीं आग का कोई जांच का विषय तो नहीं है, आग अचानक से लग जाती है, जो दवाइयों में स्टॉक वगैरह रहता है? नहीं, वो तो जांच का तो विषय है ही। जहां भी आग लगती है तो आप समझ सकते हैं कहीं कोई रिकॉर्ड जलाना है या कहीं और कोई काम है, इसको भी लेके लग सकती है। लेकिन जो अभी पीछे जो स्थिति बनी, कई मरीजों की जान तक चली गई, वो गंभीर विषय था।